आज के खास मेहमान महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमान का स्वागत किया जाए। और भारतीय संस्कृति में स्वागत की जो बेला होती है वो और विशेष हो जाती है जब हम पुष्प अर्पित करते हैं और पुष्प के साथ स्वागत करते हैं। और हमारे खास मेहमान महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी, जिनका पुष्प के साथ स्वागत कर रहे हैं सर दीपक धीमान जी। और जोरदार तालियों का ये क्रम खत्म नहीं होना चाहिए। पंजाब के 37वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पर राजनीतिक दलों के पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं गुलाब चंद कटारिया जी। सर बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ मैं चर्चा के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मनोज जोशी और रोहित बंसल को, मेरे दो सहयोगी, जो कि चर्चा के इस सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे हमारे महामहिम से और जानेंगे कि पंजाब में, चंडीगढ़ में क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या राजनीतिक विकास है, क्या संभावनाएं हैं। ओवर टू यू मनोज एंड रोहित। राजस्थान तो पंजाब ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बहुत-बहुत स्वागत है जी पंजाब के मंच पर। पंजाब की बात करें, पंजाब का आर्थिक और सामाजिक भविष्य आपको क्या नज़र आता है और इसको और बढ़िया बनाने के लिए क्या क्या कदम आपको लगते हैं जो उठाने की ज़रूरत आपको नज़र आती है? देखो क्या है कि प्रभु की कृपा से पंजाब ऐसे स्थान पर 5 नदियों के एक तरह से जो लाभ मिला है इसको, वो प्रारंभ से ही संस्कृति का जन्म अगर कहीं हुआ है तो इसी पंजाब और सिंध की 7 नदियों के अंदर हुआ है। तो प्रकृति ने यहाँ इनको बहुत कुछ दिया है। कुछ पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, ज़मीन भी अच्छी है और पंजाब ने अपनी आर्थिक स्थिति को लाल बहादुर शास्त्री के कहने के आधार पर, जब देश में अन्न की कमी थी, 65 के युद्ध के बाद PL 48 अमेरिका का बंद हो गया था, तब पंजाब को और देश को दिया था जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा वहीं आया और पंजाब ने इसको स्वीकार किया। और मैं सोचता हूँ कि पंजाब के लोगों ने भारत की आवश्यकता ही पूरी नहीं की, अन्न की दृष्टि से दुनिया में निर्यात करने के लिए भी पंजाब की जो शक्ति थी किसान की, उसको पंजाब ने देखा है। अब पंजाब में आगे के लिए भी, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर यहाँ जो मैंने देखी है वो अभी तक ट्रेडिशनल ही ज़्यादा है। अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से और अधिक इम्प्रूव किया जाए तो यहाँ की आर्थिक स्थिति में सबसे मजबूत काम कोई कर सकती है। और फिर कृषि के साथ जो बाकी जो व्यवसाय है, यहाँ कृषि के सामान का वापस प्रसारण के या और उपयोग के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए वो यहाँ डेवलप हो सकती है। यहाँ डेयरी का जितना डेवलप होना चाहिए, मैं सोचता हूँ गुजरात के पास तो अब जाकर के पानी पर्याप्त मात्रा में हुआ है, लेकिन गुजरात में डेयरी के आधार पर ही एक तरह से विकास बहुत तेज़ी से हुआ। तो यहाँ डेयरी का भी पूरा स्कोप है और एग्रीकल्चर से संबंधित जितना भी व्यवसाय हो सकता है वो सब गुंजाइश यहाँ है। तो यहाँ, और दूसरा ये है कि पंजाब ही इस देश का एक तरह से जितना भी मोटर यान और जितने भी व्हीकल हैं, इसका निर्माण का श्रेय अगर किसी को देश में सबसे पहले मिला तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से पंजाब बहुत रिच है। मैं सोचता हूँ ट्रैक्टर जो है ना, वो अगर सारे दुनिया में पहुंचाने का काम किया तो यहाँ है। साइकिल भी अगर किसी ने पहुंचाई है तो यहाँ के द्वारा। तो यहाँ का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो अपने आप में बहुत रिच है। और फिर दूसरा ये है कि मैंने यहाँ की एजुकेशन भी देखी है, तो यहाँ की कई यूनिवर्सिटी बहुत टॉप यूनिवर्सिटियों में से मानी जा सकती है, जिन्होंने एजुकेशन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत डेवलप किया है। और दुनिया के कई देशों में यहाँ के बच्चे जो है गए हैं। इसका मतलब टेक्निकल ठीक है, यहाँ मेडिकल की दृष्टि भी PGI का जो ऊंचाई है, मैं सोचता हूँ कि एम्स से भी आगे की सुविधाएं अगर कहीं इतने अधिक बेड हों और इतनी अधिक प्रतिदिन की आउटडोर हो, शायद ये पहला ही हॉस्पिटल मैंने देखा है जिसमें इतनी बड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि रिसर्च के क्षेत्र में हो सकता है, बाकी क्षेत्र में हो सकता है, यहाँ कई प्रकार के
मैं सोचता हूँ यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश को अब तक कितने इंजीनियर दिए हैं जो देश और दुनिया में आज की तारीख में। तो यहाँ ये दृष्टि से तो सारा एक तरह से विकास है। जहाँ तक सामाजिक दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ कि गुरु परंपरा के कारण से जिस बहादुरी के साथ धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा पंजाब ने की है, वैसा शायद गौरव किसी को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ जो पंजाब को प्राप्त है। तो सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ही पंजाब रिच है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ के महसूस किया है कि ये जो नशे की प्रवृत्ति जिस प्रकार से बढ़ी है, वो वास्तव में हमारे सामाजिक ताने बाने को बिल्कुल तोड़ रहा है। और सारे देश के सर्वे के आधार पर भी नशे की प्रवृत्ति में नंबर 1 पर आज की तारीख में आंकड़ों के हिसाब से पंजाब है। तो उसके कारण से जो बॉर्डर के ज़िले भी मैंने देखे हैं, तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी चुनौती ये आके खड़ी हुई है। और फिर इसी तरह से सामाजिक मजबूती के इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ जिस प्रकार से है, उसको किसी न किसी से काम से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। और नशा छुड़ाना एक अलग बात है, नशा छुड़ाने के बाद उसके रोज़गार से जोड़ना, ये उसका पुनर्वास के लिए सबसे आवश्यक कदम है। तो मैं सोचता हूँ सामाजिक दृष्टि से इस जो कमी दिख रही है जो मुझे यहाँ महसूस है। फिर मुझे जो कुछ भी अनुभव हुआ, यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में धर्मांतरण इतनी तेज़ी से हो रहा है कि वो भी मैं सोचता हूँ कि जिस पंजाब ने इस धर्म और अपनी रक्षा के लिए गुरु परंपरा में जिस प्रकार का बलिदान दिया है, उस जगह जो है ना इस प्रकार की सामाजिक कमजोरी हुई या किस कारण से हुई मुझे मालूम नहीं, पर मैंने देखा है कि बॉर्डर पर काफ़ी धर्मांतरण बहुत तेज़ गति से हुआ है। तो अगर हम बात करें पंजाब को लेकर, देखो आपके बारे में ये जाना जाता है कि आप अध्यापक भी हैं और आप अधिवक्ता भी हैं, तो पूरे पंजाब में घूमे, हर तरह से मतलब कि हर बात की आपको जानकारी है। तो पंजाब को लेकर आप कैसा, इतने दिनों में रहे हैं यहाँ से, इतने दिन इतने महीने हो गए हैं, तो क्या देखा और कहाँ कहाँ पंजाब जो है विकसित पंजाब बनाने के लिए कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है? देखो, पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूँ ये जो स्टार्टअप पॉलिसी जो हमने लागू की है, वो आज के बच्चों को नए रोजगार से और स्वयं के बूते पर खड़ा करने की पूरी क्षमता रखती है ना। हर आदमी रोजगार की दृष्टि से अगर ये कल्पना करता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये तो कभी भी किसी भी देश में संभव नहीं होता है। लेकिन हमारे हाथों को काम मिले, इसके बारे में तो हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए नई शिक्षा नीति में सरकार ने सबसे पहले तो 2020 की ये जो एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसने इसको जोड़ा है कि हम एजुकेशन के साथ साथ स्किल को भी कैसे मजबूत करें। उसको पहले हम एक विषय में होते, अब इंटर एजुकेशन की दृष्टि से सब सब्जेक्टों का नॉलेज हो। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से पंजाब निश्चित रूप से बहुत कुछ कर रहा है और करने की अभी पर्याप्त गुंजाइश और है जिसको हम कर सकते हैं। सर, ड्रग्स की जब बात आती है तो पंजाब में पिछले 3-4 सरकारें ऐसी हैं जो लगातार कहती रही हम नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर बात पंजाब के अंदर होती है तो कहते हैं कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। आपने भी यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा निकाली, लेकिन अभी की सिचुएशन आपको क्या नज़र आती है? और दूसरा, इसको ख़त्म करने के लिए क्या लगता है कि और बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नज़र आती है? तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, केवल और केवल कानून कभी किसी अपराध पर नियंत्रण कर ले या उसको ख़त्म कर दे, यह बहुत मुमकिन नहीं होता है। कुछ सीमा तक सफलता मिल सकती है, लेकिन किसी भी विषय की अगर सफलता मिलनी है तो सामान्य आदमी कैसे उस अभियान से जुड़े, सर्वसाधारण समाज के लोग इससे बुराई के बारे में कैसे सोच के खड़े हों, और हमारी जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं वो इसमें सबसे मजबूत पहल कर सकती है। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि तुरंत ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन को भी अगर हम इससे मुक्त कर सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा ड्रग के एडिक्ट हो गया होगा तो उसे नफ़रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको सुधारने के लिए सोचना पड़ेगा। और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि आजकल जितने भी डी एडिक्शन सेंटर बने हैं उनमें तरह तरह की स्किल के आधार पर उनको इससे छुड़ाने का प्रयत्न। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे जो समाज अगर नफ़रत करना शुरू करेगा तो वो फिर और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। कारण क्या, चाहे परिवार में हो चाहे कहीं भी हो, अगर हम केवल उससे नफ़रत करने का काम करेंगे तो और ज़्यादा बिगड़ेगा। उसको सुधारने के बारे में प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से उसे भी महसूस तो होता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ,
लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा, और वो सब साधन आज की तारीख में उपलब्ध हैं कि उस नशे से उसको छुड़ाया जा सकता है। एक बात थी राज्य भवन को लेकर और मुख्यमंत्री के बीच में बड़ी तलखी चलती थी, बड़ी गर्मा गर्मी रहती थी, पत्थर पे पत्थर आता था, मगर जब से आप आए हैं पूरी मिठास हो गई, शांति। क्या जादू किया जी आपने? देखो, मेरा स्वभाव रहा कि मैं एक बहुत सामान्य परिवार से और बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। जब मैं राजनीति में आया हूँ तो मैं पब्लिक के आशीर्वाद से आया हूँ, और जितना पब्लिक से मिलूँगा उतना ही उसमें से होगा। मेरी हमेशा मानता है कि नेगेटिव सोच से कभी भी किसी चीज़ का काम का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन में पॉजिटिव सोचो, आज नहीं तो कल उसका रास्ता मिलेगा। मैंने यहाँ प्रयत्न किया कि जब से मैं आया हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे बराबर संवाद हो रहे हैं, मैं बराबर उनको बुलाता हूँ। कभी उनका विषय मुझे समझ में नहीं आता तो मैं फाइल पर लिखने के बनस्पत उनको स्वयं को ही बुला लेता हूँ कि आप आइए, या तो आप मुझे समझाइए या मैं आपको समझाता हूँ, दोनों में से कोई न कोई एक काम अपने दोनों को करना पड़ेगा। तो एक तरह से खुली चर्चा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ जो कटुताएँ जन्म लेती है वो कटुताएँ जन्म नहीं लेती, और अगर काम करना है तो मिलकर के काम करें। हम कई बार सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति तो काम ही नहीं करता है, इस सोचने से काम नहीं चलेगा। जैसा वो है उसका अच्छा उपयोग करने के लिए उसको आप जितना एक तरह से स्थान और समझ देना शुरू करोगे उतना ही डेवलप हो जाएगा। तो मैं एक सामान्य अध्यापक रहा हूँ स्कूल का, इसलिए मैं जानता हूँ कि बच्चे को मारने से बच्चा नहीं सीखेगा। जो कुछ उसने थोड़ा सा अच्छा किया उसको आप अप्रिशिएट करके उसको थपथपाओ तो अगली बार और कोशिश करेगा कि मैं इससे आगे कैसे। तो मैंने यहाँ की सरकार से, चाहे यहाँ का हो, हरियाणा हो, कोई किसी पार्टी का हो, मेरे यहाँ कोई भी आने में किसी को मना ही नहीं है। जब आए वो अपनी बात को समझाए और जो मुझसे हो सकता है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। बल्कि यहाँ भी अध्यापक वाला एक्सपीरियंस काम आ गया जी आपके? नहीं, मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। ये ज़रूर है कि हमारा आजकल प्रोटोकॉल कारण से हम वीआईपी हैं, लेकिन वीआईपी किसके लिए है? जिस जनता की सैलरी से मेरा गुजारा चलता है, मुझे पैसा मिलता है, मैं उसका नौकर हूँ यार। मुझे उसका काम करना मेरी ड्यूटी है, मेरा एहसान नहीं है। अगर इसको समझ करके आदमी काम करेगा तो टकराव आ ही नहीं सकता है। जब आदमी का ईगो हर्ट करता है, ईगो किसके लिए? जिसने हमको यहाँ तक भेजा है वो तो जनता ही है ना। उसने किसके लिए भेजा? काम करने के लिए भेजा। हाँ, ये ज़रूर आप निर्णय करो कि काम सही हो, आपके हाथ से कोई गलत चीज़ नहीं हो जाए, किसी के साथ अन्याय नहीं। और दूसरा ये है कि राजनीति में या किसी भी पार्टी के पद पे आने के बाद मैं केवल एमएलए, बीजेपी का एमएलए नहीं रहता हूँ, मैं उदयपुर का एमएलए रहता हूँ। मैं अगर मंत्री बन जाता हूँ तो मैं केवल और केवल उदयपुर का मंत्री नहीं हूँ, संपूर्ण राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी मेरी। यहाँ अगर मैं राज्यपाल हूँ इसका मतलब पंजाब की संपूर्ण जिम्मेदारी का मेरे पर दायित्व है, तो मैं उसको सोच करके काम करता हूँ। सर, पानी की कीमत की बात करें तो राजस्थान से ज़्यादा और कोई भी पानी की कीमत नहीं समझ सकता है। पंजाब का एक इल्ज़ाम हमेशा केंद्र पर रहता है कि केंद्र हमारे साथ पानी के मामले में सही फैसले नहीं कर रहा है। तो आप एक ब्रिज का काम करते हो सेंटर और स्टेट के बीच, तो इस मामले को सुलझाने के लिए क्या लगता है कि आप कौन सी भूमिका निभा सकते हो कि पंजाब के एसवाईएल का मुद्दा हो, पंजाब के पानियों का मुद्दा हो, हमेशा सियासत इसी पर चलती रहती है। देखो, क्या है कि पानी का मूल्य जो है ना वो समझता है जिसके यहाँ पानी नहीं होता है। जिसके यहाँ पानी ज़्यादा होता है ना उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। मैं सोचता हूँ भगवान ने यहाँ, प्रकृति ने इतना पर्याप्त पानी दिया है, फिर भी क्योंकि हमेशा पब्लिक का भी एक टेम्पो रहता है कि भाई मेरा हक ज़्यादा हो, मेरा हक ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप बात करें, लेकिन समस्या का हल तो टेबल पे बैठ के होगा। आज होगा, 10 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा। इस समस्याओं का हल जो है ना कोई कोर्ट कचहरी के द्वारा नहीं होगा। बैठ करके अगर निर्णय करेंगे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे बढ़ कर के भी, क्योंकि सारे देश की जनता है तो अपनी है। हो सकता है हम किसी तरह से सीमा में बंधे हुए हैं, लेकिन हमें तो सारी जनता का हित का भी तो ख्याल करना पड़ेगा। मैं इस बारे में सोचता हूँ कि अगर थोड़ा बड़ा मन रख कर के बातचीत के सामने बैठने का प्रयास करें तो कई समस्याएं हल हो सकती है। हल नहीं हो सकती तो कम तो हो सकती है। तो पिछले दिनों की हम बात करते थे तो उन दिनों में काफ़ी तलखी थी और हेलीकॉप्टर को लेकर भी तलखी हो जाती थी। तो अभी हेलीकॉप्टर मिल रहा है? अभी भी कोई तलखी है जी? मेरे को भी कोई झगड़ा ही नहीं है।
मैं हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा, जब कोई बहुत आवश्यक हो, लंबा जाना हो, आना हो, तब उसका उपयोग करता हूँ। बाकी मैं, और ये पंजाब तो लगभग 2-3 घंटे में सब जगह पहुँच सकते हैं, कहीं भी इससे ज़्यादा लंबा दूरी नहीं चलनी, अधिक से अधिक 4 घंटे लग सकते हैं बॉर्डर तक पहुँचने में। तो जब बहुत ही आवश्यक होता है तब उसका उपयोग करता हूँ, बाकी मैं उसका उपयोग नहीं करता हूँ। मैंने अब तक जो है ना स्टेट प्लेन का उपयोग केवल 3 बार कुल किया अब तक, वो भी इसलिए कि बीमारी के कारण से और किसी कारण से जाने में कोई दिक्कत होती है तो मैं उपयोग करता हूँ। बाकी मैं सोचता हूँ मैं सामान्य आदमी हूँ और इतनी प्लेन की सुविधाएं हैं तो उसमें बैठ के जा सकता हूँ। कई बार मैं ATR में बैठ के जाता हूँ तो लोग सोचते हैं यार कि राज्यपाल महोदय, तो राज्यपाल भी क्या है, यहाँ का नागरिक है ना। अगर इसको जितना पैसा बचाया जा सकता है उतना प्रयास करना चाहिए और जितना आवश्यक है उसका उपयोग करना चाहिए। केवल और केवल अपने शौक़ के लिए और अपनी ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ये सोच मेरा कभी रहा नहीं, क्योंकि मैं ज़िंदगी की अधिकांश रातें मैंने ट्रेन में गुजारी है और वो भी मेरा MP पास बन गया था 91 में, 92 में, उसके बाद सब उसका ही उपयोग करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन जनता के बीच में से जाएंगे और गुजरेंगे तो हम अपने आप को भी और जनता को समझने में बहुत आसानी रहती है। पिछले दिनों आपको पंजाब के मुख्यमंत्री मिलते हैं, बाहर आके उन्होंने बयान दिया कि मैं ऑफिस के लिए मिलने गया था, लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री की मुलाकात गवर्नर के साथ इसलिए होती है कि अगर कल को CM बदलने की बात आई तो आप फ्लोर टेस्ट रख लेना। कोई ऐसी बात है जिसको राजनीति फुवा माना जाए? ऐसी कोई अब तक तो कभी बात हुई नहीं। अगर संवैधानिक कभी विषय आएगा तो संविधान के नियमों में रहते हुए काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपकी मेरी बहुत दोस्ती हो गई इसलिए नियम के विरुद्ध जाकर के भी मैं आपकी मदद करूंगा, ये मुझसे उम्मीद करना असंभव है। ये संभव हो ही नहीं सकता। मैं वही करूंगा जो ठीक होगा। आम आदमी पार्टी जैसे चंडीगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के ऑफिसेज हैं और आम आदमी पार्टी का नहीं है। वो कहते हैं हम तो नेशनल पार्टी हो गए हैं तो हमको ज़मीन मिलनी चाहिए। वो कई बार लेटर लेकर गए हैं। मुख्यमंत्री साहब आप भी गए थे लेटर लेकर के, मगर ज़मीन मिली नहीं, अभी तक मिल जाएगी नहीं मिलेगी? अगर वो ज़मीन मांगते हैं और नियम उनको अलाउ करते हैं तो ज़रूर देंगे। तो मैं सोचता हूँ जो नियम बना रखे हैं वो मैंने नहीं बनाए, पहले से ही बने हुए हैं, उन मापदंडों के अनुसार आएगा तो ज़रूर देंगे हम। कोई किसी को आज की तारीख में वो राजकीय पार्टी है। मैं सोचता हूँ कुछ मापदंड ऐसे ज़रूर हैं कि MP होना चाहिए, ये होना चाहिए। जिसकी सरकार है वो एक तरह से MP से भी बड़ा है। तो मैं सोचता हूँ पॉजिटिव सोच करके किसी को देंगे तो कोई फ्री में तो देंगे नहीं, जो हमारी रेट है उसके आधार पे देंगे। तो हम हर किसी को दे सकते हैं तो उनको देने में भी क्या एतराज़ है। मुख्यमंत्री भी लेटर लेकर गए थे आपके पास? हाँ, मेरे पास आए हैं, विषय विचाराधीन चल रहा है, करेंगे। सर, पंजाब का केंद्र के साथ एक और विवाद रहता है कि केंद्र हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा है, चाहे वो RDF के पैसा हो, चाहे NHM का पैसा हो। पैसा केंद्र के पास पड़ा है लेकिन हमारे ही पैसे को वापस नहीं कर रहा है। तो आप उसके लिए क्या भूमिका अदा कर सकते हो? जो NHM और RDF का पैसा केंद्र के पास अभी तक पड़ा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में जो केंद्र सरकार के साथ इन सब बातों का हल किया जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ तो हल हुआ है, कुछ रह भी गया है, तो उसको हल करेंगे। मेरी सरकार से भी बार बार आग्रह ही था कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ हमारी यहाँ को जनता को मिले। ये लाभ न तो किसी पार्टी का है न किसी व्यक्ति का है, ये देश की नीति के आधार पर अगर किसी को कुछ लाभ मिल सकता है तो हमें देने का प्रयास पूरा करना चाहिए। सर, आपने कहा केंद्र की योजनाओं का लाभ पंजाब के लोगों को मिलना चाहिए। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हम गांव के अंदर कैंप लगाने वाले थे कि लोगों को योजनाएं बताई जाए, लेकिन पंजाब सरकार ने लगाने से मना कर दिया और ऊपर से गिरफ्तार कर लिया लोगों को। देखो, मैं सोचता हूं कि आज वो मुझसे मिले भी थे, उनका पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिला। मैंने उनको कहा कि आप अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो उस शिकायत को शिकायतकर्ता से द्वारा भेजोगे तो वो हमारे लिए बहुत ऑथेंटिक बन जाएगा। अगर केंद्र सरकार ने किसी को इस प्रकार के केंद्र चलाने के लिए नॉमिनेट कर रखा है, उनके विधान के अनुसार उन्होंने कुछ सीमाएं दी कि इतने लोग उसमें रह सकते हैं, अगर उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये काम तो उनका मई से चल रहा है तो कोई टकराव नहीं था,
तो ये अभी टकराव आया है, तो आप फैक्ट के साथ भेजो मुझे पूरा डिटेल। और सामान्यतः किसी भी शिकायत को की जाती है तो सबसे पहले उस थाने पे की जाती है, वो उसकी पालना करे न करे इसको छोड़ दीजिए। फिर हमारे पास ऊपर के अधिकारी हैं, उसको उसकी कॉपी भेज सकते हैं। मुझे भी आप वो कॉपी भेजो तो मैं सरकार के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे बात करूँगा कि अगर सरकार के द्वारा कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति है और वो अगर इस प्रकार की जनता को सहयोग करके उनके कार्ड बना रहा है तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। पर सर्वसाधारण कोई भी इसी प्रकार का अभियान चलाएगा तो निश्चित रूप से देखना तो पड़ेगा कि इस प्रकार के लोग कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं कर डालेंगे। तो राजस्थान में तो हमने क्या है, हमने इस प्रकार के कियोस्क हर गांव में कर रखा है। जिस कियोस्क पे जाकर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सरकारी काम कराना हो तो वो जाकर के करा सकता है। उसकी एक फ़ीस तय कर रखी है कि उसको इस काम के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा, वो वहाँ देगा और उसका उपयोग कर सकता है। वैसे ही केंद्र सरकार ने इस प्रकार के हर जगह जो है ना, जो इस प्रकार के कार्ड बना दे, जैसे कि लेबर कार्ड बनना है, अब उसको लेबर कार्ड बनाने के लिए अगर अधिकृत कर रखा है तो बना सकता है, पर हर व्यक्ति बनाना शुरू कर दे, छाप लगाना शुरू कर दे तो व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। सर मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आपको पंजाब के साथ चंडीगढ़ की भी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। कल परसों की बात है, बारिश होती है और पूरी चंडीगढ़ ऐसे लगता है जैसे नदी के ऊपर शहर बस गया हो। तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत तंग हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हो? निश्चित रूप से यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को ये काम करना, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी को आर्थिक दृष्टि से पिछले 2 सालों से बहुत संकट में है। उसकी सैलरी भी समय पे नहीं चुक पाती है। तो हमने जिम्मेदारी तो उनको दी, पर हमको रिसोर्सेज भी देना पड़ेगा। हमने प्रयत्न किया केंद्र सरकार से, हमने जो बिजली विभाग को जो प्राइवेटाइजेशन किया है तो हमारा कुछ पैसा वहाँ जो ड्यूज़ है उसमें से हमने कुछ लेने की कोशिश की। पहले हमने 188 करोड़ का भेजा, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अभी हमने फिर वापस भेजा कि 125 करोड़ रुपया आप हमको उसके दें, ताकि हम नगर निगम को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अधिक से अधिक सहायता कैसे मिले, क्योंकि काम तो उनके जुम्मे हमने हर चीज़ दे दी। पानी भी वो करेगा, बिजली भी वो करेगा, सड़क भी मेंटेन वो करेगा, सब करेगा। और उसके सोर्स अगर लिमिटेड होंगे तो उनको भी अधिक दोष नहीं दे सके। तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह से उनके सोर्स बढ़ाए जाए। और अभी हमने जो जगह लगभग 55 हेक्टेयर जगह हमने खाली कराई है, उसमें से उनको भी एक पैच है जिसमें वो अपना एक तरह से बेचान करके भी इनकम कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया है और जो क्लियरेंस जहाँ जहाँ से भी मिलनी है उन सारे स्टाफ को एक साथ बिठा कर किया। मैं सोचता हूँ महीने 1.5 महीने में वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि इनको ऑक्शन कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से 600-700 करोड़ रुपया उनको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हर एक के सवाल का जवाब दिया। धन्यवाद आपका बहुत भी जी का कि आपने मुझे बुलाया और मेरी बात को ऐसे सब बड़े लोगों के सामने कहने का अवसर दिया। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके इस नशा मुक्त पंजाब बनाने में जो मदद आपसे हो सकती है वो करने का प्रयास करें। सरकार ने भी पिछले 2-2.5 महीने में काफ़ी कुछ प्रयास किया है। कुछ लगभग 23,000 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, तो एक एक्शन तो किया है। मेरी मान्यता है कि केवल और केवल सरकार के माध्यम से इस पर कंट्रोल हो जाएगा और हम सब घर पे बैठे रहेंगे तो इस बड़ी बीमारी के मुकाबला करने के लिए हम सबको भी अपनी शक्ति के अनुसार काम करना पड़ेगा। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। और आप सब उपस्थित बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बिल्कुल जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया रोहित और मनोज आप दोनों का इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।